जब भी हम किसी राष्ट्र के जन्म की कल्पना करते हैं तो जहन में अक्सर युद्ध, तलवारें और क्रांतियां आती हैं, है ना? लेकिन भारत की कहानी कुछ अलग है। इस देश की नींव रखी गई शब्दों से, बहसों से और उन महान विचारों से जिन्होंने एक विशाल भूभाग को एक सूत्र में पिरो दिया। ये कहानी है उस एक किताब की जिसमें एक पूरे राष्ट्र की आत्मा बसती है, हमारा संविधान। जरा सोचिए, जिस इंसान ने इस महान ग्रंथ को गढ़ा वो खुद इसकी कमजोरियों को स्वीकार कर रहा था। डॉक्टर अंबेडकर की ये बात उनकी असाधारण दूरदृष्टि और बौद्धिक ईमानदारी को दिखाती है। वो जानते थे कि एक महान दस्तावेज बना देना ही काफी नहीं होता, उसे सही हाथों में सही नियत के साथ रखना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। तो फिर सवाल वही है कि आखिर एक राष्ट्र बनता कैसे है? क्या सिर्फ जमीन के एक टुकड़े पर लकीरें खींच देने से कोई देश देश बन जाता है, या फिर उसे कुछ और चाहिए होता है, कोई ऐसी शक्ति जो करोड़ों अलग अलग सोच, भाषा और धर्म के लोगों को एक पहचान दे सके? भारत का जन्म तलवार से नहीं, विचारों से हुआ, और उन विचारों को सहेजा गया एक किताब में। एक ऐसी किताब जो सिर्फ कानून का पुलिंदा नहीं बल्कि इस राष्ट्र की आत्मा बनी, हमारा संविधान। तो चलिए इस कहानी के पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। वो दौर जब आजादी का सपना तो हर आंख में था, लेकिन उस आजाद भारत का चेहरा कैसा होगा ये तय होना अभी बाकी था। और इस चेहरे को आकार देने के लिए सबसे जरूरी थी एक किताब, हमारा अपना संविधान। देखिए, अंग्रेजों ने हमें बहलाने के लिए 1919 और 1935 में कुछ कानून तो बनाए, पर वो एक तरह से छलावा थे। मतलब कहने को तो हमें थोड़ी बहुत आज़ादी दी गई, लेकिन देश का पैसा, देश की सेना और विदेश नीति, इन सब की चाबी तो लंदन में ही थी। बस तभी गांधी, नेहरू और अंबेडकर जैसे हमारे नेताओं ने साफ कह दिया कि अब और नहीं, भारत अपनी तकदीर खुद लिखेगा, अपने बनाए संविधान से। और इसी जिद से जन्म हुआ इस कहानी के नायकों का, यानी हमारी संविधान सभा का। ये वो लोग थे जिनके कंधों पर भारत की किस्मत लिखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। तो ये संविधान सभा आखिर थी क्या? आप इसे एक बहुत ही खास टीम की तरह समझ सकते हैं, जिसका सिर्फ एक ही मिशन था, भारत के लिए एक संविधान तैयार करना। इसका गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था, और इसमें कुछ सदस्य तो जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए थे और कुछ को रियासतों ने मनोनीत किया था। शुरुआत में इस विशाल सभा में कुल 389 सदस्य थे। इनमें से 296 सीटें उन इलाकों से थीं जहां अंग्रेजों का सीधा शासन था, जिसे ब्रिटिश इंडिया कहते थे, और बची हुई 93 सीटें देसी रियासतों के लिए थीं, जहां राजा महाराजाओं का राज था। ये आंकड़े ही अपने आप में उस वक्त के बटे हुए, बिखरे हुए भारत की एक तस्वीर पेश करते हैं। जाहिर है इतना बड़ा काम कोई एक अकेला इंसान तो कर नहीं सकता था, इसलिए काम को बांटने के लिए कई सारी कमेटियां बनाई गईं। इनमें सबसे अहम थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसकी कमान थी डॉक्टर BR अंबेडकर के हाथों में। वहीं केंद्र की शक्तियों से जुड़ी कमेटियों को जवाहरलाल नेहरू देख रहे थे, और प्रांतों यानी राज्यों से जुड़े मामलों की जिम्मेदारी सरदार पटेल ने संभाली थी। ये तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं हैं, ये हमारे गणतंत्र बनने के सफर के मील के पत्थर हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक से ये यात्रा शुरू हुई। 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जो हमारे संविधान की आत्मा बना। और फिर 2 साल, 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अपनाया गया, और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया। हर महान किताब का एक पहला पन्ना होता है, जो पूरी किताब का आईना होता है। हमारे संविधान के इस आईने को हम कहते हैं प्रस्तावना, द प्रीएम्बल, जो सिर्फ एक परिचय नहीं बल्कि हमारे संविधान की आत्मा है। ये प्रस्तावना नेहरू जी के उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। ये सिर्फ एक भूमिका नहीं है, ये वो दर्शन है जिस पर पूरा संविधान टिका है। और इसकी सबसे शक्तिशाली बात वो है इसकी पहली पंक्ति, हम भारत के लोग। ये साफ करती है कि इस देश में असली ताकत किसी राजा या सरकार के पास नहीं, बल्कि यहाँ के आम लोगों के हाथों में है। प्रस्तावना में कुछ शब्द हैं जो भारत के चरित्र को परिभाषित करते हैं। संप्रभु, यानी हम अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आजाद हैं। समाजवादी, यानी हमारा लक्ष्य आर्थिक असमानता को कम करना है। पंथनिरपेक्ष, मतलब राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। लोकतांत्रिक, यानी सरकार जनता द्वारा जनता के लिए चुनी जाएगी। और गणराज्य, मतलब देश का सर्वोच्च पद, राष्ट्रपति का पद, वंशानुगत नहीं बल्कि चुना हुआ होगा। और ये देश अपने नागरिकों से वादा क्या करता है? 3 सबसे बड़ी चीजों का: न्याय,
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, सोचने की, बोलने की और अपने धर्म को मानने की, और समानता, कानून की नज़र में और अवसरों में। यहाँ यह जानना दिलचस्प है कि सामाजिक और आर्थिक न्याय का विचार रूसी क्रांति से प्रेरित था। तो ठीक है, प्रस्तावना में वादे तो बहुत अच्छे अच्छे कर दिए गए, लेकिन असली सवाल ये था कि ये वादे सिर्फ कागज पर रहेंगे या आम आदमी की जिंदगी तक पहुंचेंगे भी। यहीं से शुरू होती है कहानी अधिकारों और सिद्धांतों के बीच के संतुलन की। इसे समझने का एक आसान तरीका है। संविधान हमें दो चीजें देता है, एक ढाल और एक दिशा सूचक। ढाल है हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, जो हमें सरकार की मनमानी से बचाते हैं। अगर कोई इन्हें छीनता है तो हम सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और दिशा सूचक हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी, जो सरकार को बताते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए किस दिशा में काम करना है। ये अदालत में लागू नहीं कराए जा सकते, पर ये देश के शासन की नींव हैं। अब जब एक तरफ व्यक्ति के अधिकार थे और दूसरी तरफ पूरे समाज के कल्याण की बात, तो टकराव होना तो लाजमी था। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका सामने आई। चंपकम दोरायराजन केस से लेकर गोलकनाथ, फिर ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस और आखिर में मिनर्वा मिल्स केस तक अदालत ने धीरे धीरे एक संतुलन बनाया और फैसला दिया कि मौलिक अधिकार और निवेशक सिद्धांत एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक ही रथ के दो पहिए हैं, और इनके बीच का संतुलन संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसी बहस का सबसे बड़ा उदाहरण था संपत्ति का अधिकार। जमीन सुधार जैसे समाजवादी लक्ष्यों को हासिल करने में ये अधिकार बार बार आड़े आ रहा था। इसलिए 1978 में 44वें संशोधन के जरिए इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। हमारे संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी बुद्धिमानी यही थी कि उन्होंने संविधान को पत्थर की लकीर नहीं बनाया। वो जानते थे कि समय बदलेगा, समाज की जरूरतें बदलेंगी, इसलिए उन्होंने इसे एक लिविंग डॉक्यूमेंट बनाया, एक जिंदा दस्तावेज जो समय के साथ खुद को ढाल सके और हर चुनौती का सामना कर सके। 42 भारतीय संविधान के इतिहास में ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 1976 का 42वां संशोधन इतना बड़ा और विवादास्पद था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान तक कहा जाने लगा। इसी एक संशोधन ने प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द जोड़े। पहली बार नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य शामिल किए। इसने कई मामलों में निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दे दी और राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। ये बदलाव बहुत बड़े थे। हमारा संविधान देश पर आने वाले असाधारण संकटों के लिए भी तैयार है। अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये आपातकालीन प्रावधान है जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को जबरदस्त शक्तियां देते हैं। लेकिन जैसा डॉक्टर अंबेडकर ने चिताया था, इन शक्तियों के गलत इस्तेमाल का खतरा हमेशा बना रहता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल को देखिए। ये दो आधारों पर लग सकता है, युद्ध या बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। यहाँ जो सबसे जरूरी बात याद रखने वाली है वो ये कि सशस्त्र विद्रोह शब्द को 44वें संशोधन से जोड़ा गया था। इससे पहले यहाँ आंतरिक गड़बड़ी शब्द था जिसका दुरुपयोग होने की काफी गुंजाइश थी। चलिए अब कहानी से थोड़ा हटकर परीक्षा की दृष्टिकोण से कुछ सबसे जरूरी तथ्यों पर एक तेज नजर डालते हैं। ये वो हिस्सा है जहां से सवाल सीधे सीधे बनते हैं। इन अनुच्छेदों को बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। अनुच्छेद 19 जो हमें बोलने की आजादी देता है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा। अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य, 324 चुनाव आयोग, 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 368 संसद की संविधान संशोधन की शक्ति। ये सभी बेहद महत्वपूर्ण है। अब कुछ ऐतिहासिक संशोधनों पर नजर डालते हैं। पहला संशोधन जिसने 9वीं अनुसूची जोड़ी, 44वां जिसने 42वें के कई प्रावधानों को बदला, 61वां संशोधन जिसने वोटिंग की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी, 73वां और 74वां जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया, 86वां जिसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया और 101वां जीएसटी। ये कुछ सबसे अहम हैं। तो ये थी कहानी उस किताब की जो सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि बहसों, असहमतियों और उम्मीदों का एक जीवंत प्रतीक है। 75 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसकी आत्मा आज भी हमारे राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रही है।
इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना है।